नमस्कार। जो जयंत चौधरी विपक्ष की लेन में बैठते थे, अब सत्ता पक्ष की लेन में यानी ट्रेजरी बेंच पर बैठे हुए नजर आए। जो जयंत चौधरी पहले ये कहते थे कि अगर भाजपा में कोई किसान की औलाद है तो आज ही लात मारकर बाहर आ जाए, वो जयंत चौधरी अब भाजपा के कसीदे पढ़ने लगे हैं। अब जयंत चौधरी को भाजपा में चौधरी चरण सिंह की झलक नजर आने लगी है। तो आज हमारे साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी हैं। उन्हीं से जानेंगे। देखिए, जयंत चौधरी का क्या होगा वो तो सब जानते हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्या होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का क्या होगा, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भी भाजपा के साथ जाएंगे? इन तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए हम केपी मलिक जी के साथ हैं, क्योंकि केपी मलिक जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बड़ी बारीकी से जानते हैं, नब्ज पहचानते हैं। केपी मलिक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जयंत चौधरी को अब भाजपा में चौधरी चरण सिंह जी की झलक दिखने लगी है। आपको भी भाजपा में क्या चौधरी चरण सिंह की झलक दिखती है? देखिए, जाहिर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के मसीहा और किसान जिसको देवता की तरह पूजते हैं चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया है। तो इसके लिए किसान और खासकर जाट तबका जो है वो धन्यवाद सरकार का कर रहा है। लेकिन हम जैसे जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं उनका कहना ये है कि जिस तरह से भारत रत्न की सेल लगाई गई है, एकाएक 5-6 भारत रत्न बांट दिए गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी ही किसान हितैषी है या इतनी ही उसको किसानों की चिंता है और वो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे रहे हैं, तो 10 साल से सरकार है उनकी, पहले भी दे सकते थे। और किसान वास्तव में ही वो चौधरी चरण सिंह के अनुयायियों को, किसानों को खुश करना चाहते हैं। जो चौधरी चरण सिंह की नीतियां थी और वो सरकार में लागू करवाना चाहते थे, उनकी कोई एक राजनीति लागू करते। डॉक्टर स्वामीनाथन को आप भारत रत्न देते हैं, तो डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न वो होता अगर आप उनका जो उन्होंने क्या नाम उन्होंने आयोग बनाया था, अपना आयोग में किसानों की सिफारिशें की थी, जिसको स्वामीनाथन आयोग कहते हैं। आयोग ने कहा था कि भाई किसानों की उम्र वो दाम 3 गुने होने चाहिए, उनको एमएसपी मिलनी चाहिए। अगर आप एमएसपी की घोषणा करते तो सच्ची श्रद्धांजलि डॉक्टर को वो होती। अब आप डॉक्टर साहब को भारत रत्न दे रहे हैं, तो भारत रत्न से क्या होगा? तो भारत क्या रत्न जिस केपी प्रकार मलिक से आप, सर, क्या अब वोट लेने की नई करेंसी बन गई है भारत रत्न क्या? देखिए, अगर आप देखें जिस प्रकार से इन्होंने बिहार में कर्पूरी ठाकुर को दिया, उसके बाद में नरसिंह राव को दिया। अब आप देखेंगे कांग्रेस ने नरसिंह राव को पूछा नहीं, और नरसिंह राव को भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैंने हाउस में हो हल्ला करते और घेरते हुए देखा है। नरसिंह राव पे लगातार करप्शन के आरोप लगे हैं। नरसिंह राव को लगातार मंदिर का न बनने वाला आरोपी माना जाता है, क्योंकि जब वो प्रधानमंत्री थे तो उन्हीं के बारे में अपशब्द और उन्हीं के बारे में हाउस में बोला जाता था। आज आप उनको भारत रत्न देना चाहते हैं, तो आप भारत रत्न को वोट हथियाने के लिए देना चाहते हैं, आप साउथ की लोगों की सिंपैथी लेना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, ये सोच के आप उनको दे रहे हैं, ये किसी से कोई छुपी हुई बात नहीं है। इलेक्शन के चंद महीने रह गए हैं और आप इस प्रकार से भारत रत्न दे रहे हैं, तो इसमें सीधी सी बात है कि आप इलेक्शन को दिमाग में रख के भारत रत्न दे रहे हैं। आप भारत रत्न श्रद्धा पूर्वक तो नहीं दे रहे हैं। अगर आपको श्रद्धा पूर्वक देना होता तो आप 2 साल 3 साल पहले दे सकते थे। जी, लेकिन जयंत चौधरी में जिस तरीके का बदलाव देखने को मिला है वो बड़ा अचंभित करने वाला है। जिन जयंत चौधरी पर लाठियां चलवाई गई, हाथरस में जिनका स्वागत लाठियों से किया गया, जो कहते थे मैं कोई चवन्नी हूं जो पलट जाऊंगा, आज भाजपा के कसीदे पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि उनको चौधरी चरण सिंह जी की झलक भाजपा में दिखने लगी है। ये बड़ा चमत्कार हो गया है। देखो प्रज्ञा, अगर आप जयंत चौधरी के विषय में बात करेंगे तो खाली भारत रत्न की वजह से वो भारतीय जनता पार्टी का गुणगान शुरू कर दिया या भारतीय जनता पार्टी में चले गए, ऐसा नहीं है। जयंत चौधरी के ऊपर कई सारे दबाव या कई सारे कारण हैं। पहला कारण हम लोग अखिलेश यादव से शुरू करते हैं। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जिस प्रकार से गठबंधन हुआ था, गठबंधन बहुत अच्छा चल रहा था, और उसमें सीटों का बंटवारा जब हुआ था तो हमें कई दिन तक बहुत अच्छा लगा था कि भाई 7 सीटें राष्ट्रीय लोकदल को मिल गई हैं और तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती गई, समझ में आता गया कि पहले 3 फिर 4 सीटों पे
जो है अखिलेश यादव के इनके मतभेद उभर के आ गए हैं और जयंत चौधरी के कार्यकर्ता और उनके जो पदाधिकारी उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि 3 सीटें हमारे पास बचती हैं और 3 सीटों की भी जीतने की कोई गारंटी नहीं है। तो इससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में खलबली थी और जयंत चौधरी को लग गया था कि कार्यकर्ता और कुछ जो उनके पदाधिकारी हैं पार्टी के, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि आपको मानना होगा कि लगभग 30% जाट, जो मेरा मानना है 30 से 40% जाट ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी में है। और मेरा मानना यह है कि 40% जाट जयंत के साथ है, 20% है जो अपने तरीके से इधर जाता है, वो कहीं भी हो सकता है। तो मोटा मोटी हमारा ये कैलकुलेशन है। तो जयंत चौधरी को ये लगा था कि मेरे पास जो बचा कुचा जाट समाज का वोट है वो छिटक सकता है, तो उसकी चिंता करके उन्होंने निर्णय लिया है। और तीसरी जो हम यहाँ पे बातचीत सुन रहे हैं, जो दबी जबान में लोग कह रहे हैं या कुछ सूत्र कह रहे हैं लेकिन कंफर्मेशन नहीं आ रहा है, कि कहीं ना कहीं जो तोते और गिद्ध काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके भी कुछ इनके परिवार के या दूसरे लोगों की उस तरह का दबाव पीछे से आया है। तो ये कई सारे दबाव जब जयंत चौधरी के ऊपर पड़े हैं, ये सारी चीजें सोचते हुए जयंत चौधरी ने ऐसा डिसीजन लिया है, इस तरह की बात हमारे सूत्र बताते हैं। और इसमें मैं जितना जिम्मेदार जयंत चौधरी को गठबंधन तोड़ने का मानता हूं, उससे कहीं अधिक मैं अखिलेश यादव को मानता हूं कि अखिलेश यादव ने किस प्रकार से 3 सीटों पर बात करी, किस प्रकार से, क्योंकि पहली एक सीट थी कैराना की जहां पे इकरा हसन की बात थी, तो उस पर कोई मतभेद या कोई ऐसी बात नहीं थी। क्योंकि आपको याद होगा 2018 में बाई इलेक्शन में इकरा हसन की मां वहां से चुनाव लड़ी थी और वो बहुत अच्छे वोटों से जीती भी थी। तो वो गठबंधन का बहुत अच्छा संकेत था कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी की वजह से तबस्सुम हसन चुनाव जीत के आई है। तो इसका मतलब आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी के वो सॉरी आरएलडी और समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को टक्कर कैराना में दे सकती है, ये जाहिर हो गया था। लेकिन 2019 में फिर जो है वो भाजपा के पास सीट चली गई, जबकि 3 पार्टियां लड़ रही थी, मायावती जी भी इनके साथ थी। तो ऐसी स्थिति में 19 में 3 पार्टियों के मिलने के बाद भी राष्ट्रीय लोकदल 0 पे आउट हो गया और अखिलेश जी अपनी 5 सीटें बचा पाए और मायावती 0 से 10 पे पहुंच गई। तो ये भी एक अनोखी चीज देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं ये सारे समीकरण बताते थे कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी में कोई तल्खी पैदा हो गई थी। हमारा मानना यह, जैसे हमारे सूत्र बताते हैं, कि हरिंदर मलिक ने मुजफ्फरनगर पे दावा ठोक दिया था और उन्होंने कह दिया था कि मुझे तो चुनाव लड़ना ही है। उनका भी बहुत ज्यादा दबाव अखिलेश के ऊपर था। और तीसरी सीट जो बिजनौर की थी, वहां पे बताते हैं कि आजम खान ने कह दिया था कि यहाँ से रुचि वीरा लड़ेगी। तो जयंत चौधरी को लगा कि जो 3 महत्वपूर्ण सीटें हैं वही उनके हाथ से निकल रही हैं। तो मुझे लग रहा है ये भी एक बड़ा कारण उनके जाने का है। क्योंकि आपको पता होगा कि मुजफ्फरनगर की जो सीट है वहां से चौधरी अजीत सिंह मात्र 6000 वोटों से हारे थे। और बल्कि वो लोग तो ये भी कहते हैं कि हारे नहीं थे, हराया गया था उनको। तो वो कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से जयंत चौधरी उस सीट से जुड़े हुए थे और वो ये चाहते थे कम से कम मुजफ्फरनगर सीट राष्ट्रीय लोकदल को मिले और राष्ट्रीय लोकदल पे किसी अच्छे कैंडिडेट को लड़ाया जाए या फिर जयंत चौधरी खुद लड़े। और वहां से पूर्व मंत्री है योगराज सिंह, उनको तैयारी करने के लिए भी कहा गया था। तो इस तरह की चर्चाएं थी, एकाएक आ गई। फिर इसमें एक रूमर चर्चा और चल गई दिल्ली में कि जो फतेहपुर सीकरी की सीट है जो राष्ट्रीय लोकदल के खाते में है, उस पर राज बब्बर ने दावा ठोक दिया वो कांग्रेस में चली जाएगी। तो 7 में से 4 चली गई, अब 3 ही रह गई। अब जो 3 सीटें हैं उसमें राष्ट्रीय लोकदल जीत पाएगा नहीं जीत पाएगा। अगर 3 सीटों पर समझौता करना है तो इससे अच्छे अकेले लड़ लिया जाए, या फिर भारतीय जनता पार्टी ऑफर कर रही जो इससे कहीं ज्यादा दे रही है, आपको प्रदेश में भी भागीदारी दे रही है, आपको देश में भी दे रही है, आपको भारत रत्न भी दे रही है, आपको मंत्री भी बना रही है, उसने झड़ी लगा दी है चीजों की। तो लगा जयंत चौधरी उसको एडजस्ट करने में ज्यादा देर नहीं लगा पाया और कहीं ना कहीं उनकी एक समझौता भारतीय जनता पार्टी को ये सारी चीजों को सोचते हुए लिया है। और जयंत चौधरी के इस निर्णय को लेने में अखिलेश यादव ने इग्नोर किया या देर लगाई या इस कदम को समझ नहीं पाया अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव ने इस चीज को समझने में थोड़ी देर कर दी। अगर अखिलेश यादव को थोड़ा सा भी भनक इस चीज की लगी होती तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जयंत चौधरी को जाने नहीं देते। क्योंकि बाद में हमारे पास सूचना ये थी कि 7 सीट से 8 सीट अखिलेश यादव ने देने की बात कर दी थी और हरिंदर मलिक को भी मना कर दिया गया था, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी प्रज्ञा। लेकिन सर आपको क्या लगता है आरएलडी के जाने से इंडिया ब्लॉक जो है उसका कितना नुकसान होगा? देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें
नुकसान गठबंधन का बहुत ज्यादा होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात परसेप्शन की है। एक जो परसेप्शन जाता है, एक जो नैरेटिव बनता है, उसकी बात है। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी शाम धाम दंड भेद किसी भी कीमत पे महागठबंधन को चकनाचूर करना चाहती है। और भले ही वो सीटें जीते ना जीते, लेकिन वो सामने वाले को धराशायी किसी भी कीमत पे करना चाहती है, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े, चाहे लालच देना पड़े, चाहे शाम धाम दंड भेद करना पड़े, चाहे अपने गिद्ध तोतों को लगाना पड़े, जो भी करना पड़े उसके लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को नारा दिया है, करो या मरो का। प्रधानमंत्री हाउस में खड़े होकर कहते हैं कि इस बार 400 के पार, 370 भाजपा, तो कोई वो हवा में नहीं तो कह रहे। केपी मलिक सर, भाजपा जो मोदी जो कहते हैं कि अब की बार 400 पार, 370 की बात भी भाजपा करती है, तो ये कैसे करेंगे? मतलब ये राम मंदिर के भरोसे हैं या फिर ये जोड़ तोड़ के भरोसे हैं? नहीं, देखिए, पहली बात तो यह है कि करेंगे नहीं करेंगे वो तो बाद की बात है। वो तो करने को कई सारे चीजें उनकी जुमला सिद्ध हुई हैं। वो तो 15 लाख रुपए भी दे रहे थे, वो तो बहुत सारी चीजें कर रहे थे। वो तो पिछली बार उन्होंने 2019 में, 2017 में जाटों को कहा था कि हम जाट आरक्षण करेंगे, चौधरी चरण सिंह किसान कोष हर जिले में बनाया जाएगा, गन्ने का भुगतान 14 दिन में करेंगे, किसानों को एमएसपी देंगे, बहुत सारी चीजें कही थी, कुछ हुआ नहीं है। तो खड़े होकर बोलने में कुछ जाता नहीं है। अब मुझे ऐसा लग गया है कि कोई भी सियासी दल, खासकर भारतीय जनता पार्टी, कुछ भी कह दें, कोई भी जुमलेबाजी कर दें, इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे कि 370 आना बहुत मुश्किल है और संभव भी नहीं लगता मुझे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 300 के पार जाएगी, मुझे इसमें भी कोई दोहरा इसलिए नहीं लगती है कि अगर हम आकलन करें गठबंधन विपक्षी दलों का, तमाम दूसरी पार्टियों का, जिस प्रकार से कांग्रेस एक हठधर्मिता अपना रही है और जिस प्रकार से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को कुछ चंद लोगों ने घेरा हुआ है और उस तरह से गठबंधन टूट रहा है, तो उसमें मैं कांग्रेस की भी थोड़ी सी लापरवाही मानता हूं। क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर संवादहीनता कांग्रेस की नहीं होती इन लोगों के साथ, तो इतनी आसानी से लोग जाते नहीं। लगातार नाराज दिखाई दे रहे थे नीतीश कुमार, और कांग्रेस की तरफ से कोई कोशिश होती हमें दिखाई नहीं दी। शरद पवार से कोई संपर्क राहुल गांधी का होता दिखाई नहीं दिया। शिवसेना के अध्यक्ष से राहुल गांधी का कोई संपर्क नहीं दिखाई दिया। ममता बनर्जी से कोई बातचीत इस तरह की हो, बैठ के आपस में कोई बातचीत की, वो हमें दिखाई नहीं दिया। या अखिलेश यादव से भी राहुल गांधी की कभी कोई बात बहुत अच्छे तरीके से हुई हो, मुझे समझ नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के दिमाग में क्या चल रहा है, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि जो हमारे सूत्र बताते लोग कहते हैं कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ना चाहती है, और वो अपना, उसको कहीं ना कहीं ये लग गया है कि तमाम जो दलित है, चाहे वो मायावती का दलित हो, चाहे वो दूसरा दलित हो, वो कांग्रेस के साथ आ रहा है। और मुस्लिम भी 60, 70, 80% जो है वो कांग्रेस की तरफ आने वाला है। तो कांग्रेस इस मुकालते में है, इसीलिए वो दूसरी पार्टियों को इग्नोर करके चल रही, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन केपी मलिक सर, जैसे आज राकेश टिकैत से पूछा गया कि जयंत चौधरी ने जो आरएलडी एनडीए का हाथ थाम लिया है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? तो राकेश टिकैत ने कहा कि जिसका जहां फायदा होगा वो वहां जाएगा। तो क्या आपको ये लगता है कि जयंत चौधरी अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए एनडीए के साथ गए हैं? देखिए, इसमें क्या है, ये बात राकेश टिकैत की बिल्कुल इग्नोर भी नहीं मैं करूंगा, और 100% मैं उनसे इत्तेफाक भी नहीं रखूंगा। देखिए, ये अगर देखा जाए, चौधरी चरण सिंह को सम्मान मिलना कोई जयंत चौधरी को बहुत बड़ा फायदा नहीं है। जयंत चौधरी चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, और उनका कोई एकाधिकार चौधरी चरण सिंह के ऊपर नहीं है। क्योंकि वो तो देश ये के सवाल मैंने इसलिए पूछा केपी मलिक सर, क्योंकि जयंत चौधरी ने तो एनडीए का साथ ले लिया, लेकिन क्या वो किसान, जिनका किसानों से बिना पूछे भाजपा 3 काले कानून ले आई, गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को रौंद कर मार दिया, ये तमाम चीजें हुई, अभी भी किसानों ने दिल्ली को कूच कर लिया है, रास्ते कई बॉर्डर्स पर कीलें गाड़ दी गई हैं, वही रवैया पहले वाला ही है। तो वो किसान भी क्या एनडीए के साथ जाना पसंद करेंगे अब? देखिए, किसान इस तरह की डिस्कशन क्षेत्र में कर रहा है। मेरी भी बहुत किसान नेताओं से भी बात हुई है, और जो लोकल किसान वेस्टर्न यूपी के हैं उनसे भी बात हुई है। उनका मानना यह है कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने से कोई चौधरी चरण सिंह का सम्मान बहुत ज्यादा बढ़ गया हो और पहले उनका सम्मान ना हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और हम उससे कोई खास प्रभावित नहीं हो रहे, लेकिन हमें खुशी जरूर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएं या भारतीय जनता पार्टी को माफ कर दें। वो याद रखे हुए हैं कि 750 किसानों ने शहादत दिल्ली में दी है,
तब मोदी जी कुछ नहीं बोले। उसके बाद जो जिस प्रकार से टिकैत को प्रताड़ित किया था और टिकैत को रोना पड़ा था, वो आंसू टिकैत के जो है वो भी किसानों को याद है। इसके अलावा किसानों को जयंत चौधरी के ऊपर जो हाथरस में लाठी पड़ी थी वो भी याद है। जयंत चौधरी भूल सकते हैं लेकिन किसान नहीं भूल रहे हैं उस चीज को। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि तमाम किसान या तमाम जो है जाट समाज जयंत चौधरी के पीछे भारतीय जनता पार्टी में आ गया है। मैं पहले ही आपको कह रहा हूं कि मेरा अंदाजा है कि 30 से 35 40 तक भी हो सकता है। जाट समाज जो है वो किन्हीं कारणों से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और वो कारण उसमें तमाम कारण है। वो तो उसमें मेन कारण 2013 का दंगा भी है। जो 2013 का दंगा है उसकी आग अभी मुजफ्फरनगर और वेस्टर्न यूपी में ठंडी नहीं हुई है। वो बीच बीच में दोनों तरफ के जो सियासी लोग हैं वो उसमें हवा लगाते रहते हैं और वो आग धीरे धीरे भड़कने लगती है और फिर वही बात हो जाती है। तो जाट समाज कहीं ना कहीं ये सोचता है कि अगर हम विपक्ष को खासकर अखिलेश यादव को मजबूत करते हैं तो कहीं वो पुरानी स्थिति ना हो जाए। कुछ इस सोच के भी किसान और जाट हैं जो ये सोच के भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं। जयंत भाजपा के साथ रहे ना रहे, वो एक इतना परसेंटेज वोट किसानों का जाटों का है जो भाजपा के साथ जाएगा ही जाएगा। तो लेकिन अगर गठबंधन के साथ जयंत चौधरी लड़ते तो उन जाटों और दूसरे थोड़े समाज के साथ मुस्लिम का अच्छा खासा वोट जयंत चौधरी को मिलता। जो अब मुस्लिम समाज का वोट नहीं मिलेगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कुछ वोट उनको ऐड हो जाएगा। ये फायदा जरूर मुझे लगता है कि जयंत चौधरी को फायदा पहुंचाएगा। और जयंत चौधरी को जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर की सीट पहली बार हारी थी, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन कहीं बनती है तो जयंत चौधरी चुनाव नहीं हारेंगे, इस बात की गारंटी जयंत चौधरी को हो चुकी है। सर, अभी जब मेरी आपसे बात हो रही थी जाटिस्तान को लेकर तो आपने कहा कि अभी बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। तो वो अब जाटिस्तान में क्या कुछ बड़ा होने वाला है और कौन सा जो है बॉम्ब फूटने वाला है इंडिया ब्लॉक पर, मैं ये जानना चाहती हूँ। देखिए, इसमें आपको मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री जिस कॉन्फिडेंस और जिस तरह की बात हाउस में खड़े होकर कह रहे हैं, रैलियों में कहना और हाउस में कहना, मैं दोनों में फर्क समझता हूं। क्योंकि वहां एक एक चीज रिकॉर्ड में जाती है और खासकर प्रधानमंत्री का एक एक वर्ड वहां पे रिकॉर्ड में जाता है। और प्रधानमंत्री ने कहा है कि 400 के पार और 370 भाजपा। तो जब हम आकलन करते हैं, जब हम गणित लगाते हैं तो हमें समझ नहीं आता है कि ये कहां से आएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी पहले ही गणित लगा के बैठे हैं। हमारे सूत्र बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो तोते, गिद्ध और बाज लगे हुए हैं उसमें कुछ और जाट नेता भी हैं। हरियाणा के खास जाट नेता हैं जो सीएम रहे हैं, उनको भी बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करवाया जा सकता है। क्योंकि उनसे कई बार इतना बोल दिया तो नाम खोल सकते हैं सूत्रों के हवाले से। नहीं, देखिए ऐसा है कि जिस प्रकार से लगातार भूपेंद्र हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री है हरियाणा के, उनसे लगातार पूछताछ चल रही है, तो कहीं ना कहीं एक तो उनके ऊपर बहुत दबाव है और दूसरा कारण उसमें फिर कांग्रेस की बात आती है कि कांग्रेस भी उनको रोकने के लिए, समाधान करने के लिए बहुत उत्साहित दिखाई नहीं देती है। क्योंकि कांग्रेस ने वहां पे एसआरके खड़ा कर दिया है। एसआरके का मतलब है कि वहां पे सुरजेवाला है और वहां पे जो वो है अपनी किरण चौधरी है के से, और एस से वो है शैलजा कुमारी शैलजा। तो ये तीन नेता वहां पे लगे हुए हैं। तो कांग्रेस में एक गुटबाजी बनी हुई है। तो उसका नुकसान सीधा सीधा हुड्डा को दिखाई देता है। और पिछली बार भी हुड्डा को बहुत नुकसान हुआ। तो हुड्डा को भी लगता है कि अगर कांग्रेस में यही चलता रहा तो मेरा जीतना नामुमकिन है। और यहाँ पे एक तीर से दो निशाने हुड्डा के भी होंगे। एक तो इनका तोतों से पीछा छुड़ जाएगा जो इनके सिर पे मंडरा रहे हैं, और दूसरा आप सीएम बन जाएंगे आसाम की तर्ज पे। तो हुड्डा को यहाँ कहीं कोई नुकसान दिखाई नहीं देता। लेकिन कांग्रेस कैसे ये सारी चीजें समझते हुए इग्नोर कर सकती है, इस बात की मुझे हैरानी है। क्योंकि कांग्रेस का नजरिया आप जहां भी देखेंगे, और आप अगर कांग्रेस की गुटबाजी देखेंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे वो राजस्थान हो, आज वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। कांग्रेस उनको कंट्रोल नहीं कर पाई है। कांग्रेस ने कर्नाटक में कंट्रोल किया तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया कर्नाटक में। अगर कर्नाटक की तर्ज पे कांग्रेस या राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी कुछ करते तो नतीजे बदल सकते थे। और अगर कांग्रेस ने यहाँ कुछ नहीं किया हरियाणा में, तो जो हम और आप बात कर रहे हैं वो दिन दूर नहीं है जब उनका एक बड़ा धड़ा और बड़ा साथी भारतीय जनता पार्टी में चला जाएगा और लोकसभा के तुरंत बाद वहां पे चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी पुनः वहां पे एक नए समीकरण के साथ दोबारा सरकार बनाएगी। मुझे इसमें कोई डाउट नजर नहीं आता।
केपी मलिक सर, अब फिर से वो तस्वीरें आने लगी हैं कि किसानों ने दिल्ली कूच करने के लिए तैयारी कर ली है और किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं अपनी तमाम मांगों को लेकर के। सर, 2024 से पहले अगर किसान इसी तरीके से आक्रोश में फिर से दिल्ली की तरफ आते हैं और सरकार का वही रवैया दिख रहा है, बॉर्डर्स में तमाम कीले गाड़ देना, सड़कें खोद देना, उनको आने से रोकना, हर पुरजोर कोशिश करना कि किसान ना पहुंच पाए, बॉर्डर्स बंद करने का प्रयास करना, तो आपको क्या लगता है कि किसानों का इस तरीके से दिल्ली कूच करना 2024 चुनाव से पहले और सरकार का वही पुराना रवैया क्या 2024 में बीजेपी के लिए स्थितियां बिगाड़ सकता है? देखिए प्रज्ञा, अगर आप ईमानदारी से पूछें और मुझे बोले कि मैं ईमानदारी से बोलूं, मुझे लगता है कि चुनाव के इतने पहले किसानों का दिल्ली आना ये भी एक सियासत है। दूसरा यह, किसानों को लगता है कि इलेक्शन से पहले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है और भारतीय जनता पार्टी घबरा सकती है कि चुनाव में उसको नुकसान ना हो जाए। तो मुझे इसमें यह भी लगता है कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से भारत रत्न बांट रही है, सरकार की कुछ मांगे मानते हुए किसानों की मांग मान ले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस स्थिति में नहीं है कि महीनों किसान दिल्ली घेरे रहे और सरकार उनकी बात ना सुने। तो मुझे नहीं लगता इतना लंबा समय होगा और सरकार ये भी नहीं चाहती कि किसान गांव में बैठे रहें और सरकार घोषणा कर दे। सरकार चाहती है कि कुछ दिन या एक आध महीना दिल्ली में बहुत बड़ा संघर्ष हो और उस संघर्ष की मांग मानते हुए और जो है आशीर्वाद मोदी जी दें और उपकृत किसानों को करें और उस तरह से जाएं कि मोदी जी ने किसानों के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया है, तो किसान जो है वापस जाके कुछ भारतीय जनता पार्टी को फायदा करें। इस तरह की रणनीति मुझे नजर आती है कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति है, क्योंकि इसमें कई किसान ऐसे हैं जो पहले कभी ना सुने गए ना देखे गए, एकाएक पैदा हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के किसान ग्रुप हो सकते हैं और उनका प्रयोग भारतीय जनता पार्टी अपनी सियासत चमकाने के लिए, रणनीति करने के लिए या पैंतरेबाजी करने के लिए लाई हो, इसमें कोई दो राय मुझे नहीं नजर आती। सर, जिस तरीके से राम मंदिर का माहौल बनाया गया, हर किसी के मुंह से राम मंदिर का जिक्र जरूर करवा लिया है भाजपा में किसी भी टैक्टिक्स के द्वारा। आपको क्या लगता है कि ये जो माहौल बनाने का प्रयास किया गया, क्या वो माहौल काम नहीं आ रहा है जो अब बीजेपी को पार्टियों में तोड़फोड़ करनी पड़ रही है? देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें, भारतीय जनता पार्टी का कोई सानी नहीं है, खासकर मोदी जी का कोई सानी नहीं है किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी चीज को एक भव्य इवेंट बना देने में। कोई सियासी दल इनका मुकाबला नहीं कर सकता है। लेकिन ये अभी इतना हो गया है कि लोग इससे उब चुके हैं। आप ये सोचिए, अगर आप चुपचाप जाके राम मंदिर का उद्घाटन कर देते या राम मंदिर का उद्घाटन कोई वीएचपी के लोग जाके कर देते, भारतीय जनता पार्टी के एक आध नेता चले जाते, तो उससे कोई बहुत फर्क पड़ता, क्योंकि मोदी जी को एक इवेंट बनाना था, एक महान प्रोग्राम बनाना था, वो उन्होंने कर दिया है। तो मोदी जी की आदत है कि महान इसको बनाया जाए। अब आप मुझे बताइए, अगर यही चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का काम 2 महीने 6 महीने पहले हो गया होता, तो हम और आप इस तरह बैठ के चर्चा नहीं कर रहे होते। तो मैं यही आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप किसानों को आपने इस बात को कह के भेजा था कि अभी आप जाइए और हमने एक कमेटी बना दी है जो एमएसपी पे बात करेगी, एमएसपी पे सारी चीजें करेगी और हम आपको एमएसपी देंगे, ये तो सरकार ने वायदा किया हुआ है। और अगर आप किसानों को एमएसपी मिलती है तो कृषि मंत्रालय के जो सचिव हैं वो ये घोषणा कर सकते हैं, वो एक नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं, वो पत्रकारों को बुला के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ट्वीट करके ही बताएंगे कि हमने एमएसपी में फलानी फसल पे एमएसपी दे दी है, ये प्रधानमंत्री जी ट्वीट करेंगे, क्योंकि हर चीज यहाँ पे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अब आप बताइए कि पुस्तक मेला शुरू होने जा रहा है प्रगति मैदान में, कल से उद्घाटन करेंगे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सारी फोटो लगी हुई है मोदी जी की। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का जो इवेंट बनाने का तरीका है, ये हर चीज में अपनी राजनीति और वोट देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इससे फायदा मिले, लेकिन लोग इन चीजों में बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मुझे इस पर थोड़ा संशय है अभी। तो फिर 370 कैसे करेंगे सर? और जो एनडीए 400 पार की बात करती है सर, उस दौरान राजीव गांधी के दौरान तो एक इमोशनल फैक्टर था, गुस्से वाला फैक्टर था, और आज, और वो भी तब जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस ही कांग्रेस थी, लेकिन आज तो भाजपा के साथ वो स्थिति नहीं है सर। तो किस तरीके से करेंगे ये 370 भाजपा और 400 एनडीए?
अच्छा देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कहने में कुछ नहीं जाता। हमने कह दिया 370, और अगर हमारी 270 भी आ जाती है तो क्या नुकसान है? फिर भी सरकार तो हमारी बन गई ना। अब ये क्या कह रहे थे कि हम तो पांचों स्टेट जीत रहे हैं विधानसभा में, और चलो पांचों नहीं जीते भाई, इधर जीत गए, वहां पे तेलंगाना में और कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई, ठीक है। तो क्या किसी ने गला पकड़ के सवाल पूछा है कि आप तो कह रहे थे हम पांचों जीतेंगे? तो कहने में कोई बुराई नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम यही हो गई है कि आजकल चाहे कोई टीवी चैनल हो, चाहे कोई अखबार हो, चाहे कोई उसका पत्रकार हो, वो पलट कर नहीं पूछता है। अब आज जयंत चौधरी से पार्लियामेंट में किसी पत्रकारों ने हिम्मत करके पूछा कि आपने कहा था कि आप तो कोई बोला था कि भाई आप, मैं कोई चवन्नी थोड़ा ही हूं जो पलट जाऊंगा, आप तो पलट गए, तो अब क्या होगा आपका? बोला नहीं, वो तो चुनावी बयान था, तो खत्म हो गई बात। तो आप ये बताइए कि जयंत चौधरी का एक और बयान था ना, उसको आप कैसे बोल सकते हैं कि अगर चावल है, सारी चीजें हैं, तो उसकी खिचड़ी क्यों खाई जाए, खीर क्यों ना खाई जाए? तो बिल्कुल। ये नेता, ये देखिए, ये सिद्धांतवाद, ये नेतागिरी, ये सुचिता, ये सिर्फ कागजों में रह गई है। सियासी दलों से, सियासी नेताओं से इसके बारे में उम्मीद करना मुझे लगता मूर्खता है, और पराकाष्ठा है इस चीज की कि आजकल हम सिद्धांतवाद की बात करते हैं। यही चौधरी चरण सिंह थे जिन्होंने सिद्धांतवाद के सामने प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर लात मारी। आज आप उन्हीं के नाम पे भारत रत्न ले रहे हैं, और उन्हीं के नाम पे आप जो कह रहे हैं ये दिल खुश कर दिया। इसमें क्या दिल खुश कर दिया? आप एक साधारण सी प्रतिक्रिया देते, भाई मोदी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया, उनका सम्मान किया, हम आपका हृदय से आभार करते हैं, बात खत्म हो गई। अब आपका दिल खुश हो गया, कौन सा खुश हो गया? आप 2 वर्ड लिख रहे हैं, लिखने में भी आपको दिक्कत हो रही है, या दिल कोई जीत ड्राफ्ट लिया, करने वाला आदमी नहीं है आपको। तो प्रधानमंत्री जी ने जयंत चौधरी का दिल जीत लिया। अब मैं यही कह रहा हूं ना, अब आपका दिल जीत लिया तो फिर वहां पे क्या दिक्कत हो रही थी आपको हाथरस में? अभी फिर अग्निवीर में क्यों दिक्कत हो रही थी? प्रधानमंत्री जी इतना दिल आपका जीत रहे हैं। तो ये सब राजनेताओं की बातें करना, इनकी बातें सुनना, इसका कोई मतलब मैं नहीं समझता हूँ। तमाम लोग ये सब जो है अपना जुमलेबाजी करते हैं, और मतदाताओं को मूर्ख बना के अपना मामला साधने की कोशिश करते हैं। अब आप ये देखिए ना कि बहुजन समाजवादी पार्टी के सांसद हैं बिजनौर से, मलूक नागर। अब वो इस सारी प्रक्रिया में शामिल रहे हैं, और उन्होंने अपनी सीट इसी बीच में पक्की कर ली। भारतीय जनता, ये अपनी राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन कर लेंगे, और अभी जाके बिजनौर से पर्चा भर के दोबारा भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन में जीत के सांसद बन के फिर पार्लियामेंट में आ जाएंगे। तो इनका कोई, इन लोगों का कोई कोई चरित्र है क्या? ये आज यहाँ है, कल वहां है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ये, और ये कोई छोटे नेताओं की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। नीतीश कुमार ने ये कह दिया था कि मैं मर जाऊंगा, मैं भाजपा में नहीं जाऊंगा, तो वो मरे नहीं, अभी तक जिंदा है वो तो। इधर अमित शाह ने कहा था कि इनके लिए कभी खिड़की नहीं खुली, खुल गई। तो आप किसको मूर्ख बना रहे हैं? तो किसको, जनता को मूर्ख बना रहे हैं? वो तो पहले ही मूर्ख है। तो इसलिए मैं नहीं मानता कि इनका कोई सिद्धांत है, या कोई इनकी कोई ऐसी बात है कि जवान दे दी, अब ऐसी पलटेंगे नहीं, तो पलटे पलटाए ही रहते। जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर, आपने समय दिया, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।